दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर लड़ाई छिड़ चुकी है। फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह आतंकवादी हमला मुंबई में हुए 2008 के हमलों जैसा ही है, लेकिन ये हमला केवल उतने तक ही सीमित नहीं है। फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने जल, थल और नभ तीनों तरफ से आक्रमण किया है और इस आक्रमण में, जिसमें हमास तो है ही, लेबनान का आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह भी शामिल है। इन आतंकवादी संगठनों ने इस आतंकवादी हमले को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। अल अक्सा एक मस्जिद है जो कि यहूदी लोग भी उसको पवित्र मानते हैं। यहूदी लोग तो उसको सबसे अधिक पवित्र मानते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पवित्र मंदिर जो है उसी क्षेत्र में बने थे, वो जो अल अक्सा का क्षेत्र है वहीं पे। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि इस्लाम में तीसरे नंबर का सबसे पवित्र वो स्थान वो मांगते हैं मक्का और मदीना के बाद। ये जो अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है, इस हमले को सुबह 6:30 बजे शुरू किया गया, जिसके तहत आतंकवादी संगठन हमास और हिजबुल्लाह ने 5000 रॉकेट इजराइल पे छोड़े। फिर उनके जो लोग हैं आतंकवादी, वो दक्षिण इजराइल में और कुछ सेंट्रल इजराइल तक पहुंचे और कई सारे इजरायली नागरिकों को मारा। अंधाधुंध फायरिंग की सड़कों पे, जिस प्रकार से मुंबई में कसाब वगैरह आतंकवादी घुस गए थे, उसी तरह सैकड़ों आतंकवादी फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल में घुसते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, सड़कों पर जो दिखता है उसको मारते हैं। रिहायशी क्षेत्रों में भी जो भी लोग रहते हैं उनको भी मारते हैं और जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको किडनैप कर लिया जाता है। एक वीडियो तो ऐसा भी आ रहा है कि एक इजरायली महिला को किडनैप कर लिया गया है, उसको मार दिया गया है। मारने के बाद उसके कपड़े उतार के गाड़ी में भर के उसको पूरे फिलिस्तीन में और जो उनका वेस्ट बैंक और गाजा है उसमें पब्लिकली दिखाया जा रहा है। पब्लिक प्रोसेसन जैसा कि कुछ किया जा रहा है। ये वीडियो साथ साथ चल रहा है, आप देख सकते हैं। एक वीडियो ये है, एक वीडियो और भी है, एक और इजरायली महिला का ही है, जिसे देखा जा रहा है कि पकड़ लिया गया है इन आतंकवादियों द्वारा। उसे बुरी तरह मारा गया है। उसके जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, पैंट के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी आप वीडियो में देखेंगे तो आपको काफ़ी खून दिखाई देगा। तो उसे समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या इनकी मंशा है, और ये किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो पुरुष मिल रहे हैं उनको ये मार रहे हैं और जो महिलाएं मिल रही हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार। और फिलिस्तीन में मस्जिदों से भी इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं कि आप जो है हथियार उठाइए, यही समय है इजराइल को समाप्त करने का। और इजराइल को वो लोग कहते हैं कि अवैध तरीके से फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया है, तो यही समय है। वो लोग कह रहे हैं कि पूरे विश्व के जितने भी मुस्लिम हैं वो साथ आ जाएं। अल अक्सा मस्जिद पे वो कह रहे हैं कि इजराइल का कब्जा है, वो साथ आ जाएं, तो ये समय है। और इस प्रकार का हमला किया है। इजराइल ने क्या रिस्पॉन्स किया है? इजराइल ने भी रिस्पॉन्स कर दिया। इजराइल ने जो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स की घोषणा की है। इजराइल ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं फेल्योर इसमें इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज का माना जाएगा, जो कि सबसे जानी मानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। इजराइल की मोसाद है, उनकी इजरायली डिफेंस फोर्स है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 20 मिनट के अंदर हमास की तरफ से 5000 रॉकेट दाग दिए जाते हैं। तो समझ में आता है कहीं ना कहीं फेल्योर है। और जो ये फिलिस्तीन के आतंकवादी लोग हैं, ये घुस गए थे इजराइल में और कई घंटों तक वहाँ पे ये लोग जगह जगह ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और लोगों को मारते रहे। लेकिन इजराइल का रिस्पांस काफ़ी यहाँ पर लेट देखने को मिला, लेकिन अब देखने को मिला है तो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि ये कोई राउंड नहीं है, कोई ऐसी छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। क्योंकि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन है उनके बीच में लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं लगातार। गाजा की तरफ से कुछ मिसाइल्स आती हैं, फिर इजराइल की जो रॉकेट वाला सिस्टम है कि वो उनके रॉकेट को हवा में मारता है। इजराइल भी काउंटर अटैक करता है। कुछ समय पहले इजराइल ने फिलिस्तीन पर अटैक किया था। वहाँ पे जो अल जजीरा का ऑफिस है, जहाँ पे आतंकवादी छिपे रहते थे, जहाँ से इस तरह की चीज़ें होती थी, उस पर भी काउंटर अटैक किया था। तो ये छोटे मोटे होते रहते थे, लेकिन इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये अब कोई छोटा मोटा नहीं है, इट्स अ वॉर, ये युद्ध की घोषणा है। और क्योंकि इस प्रकार से जो आतंकवादी हैं इजराइल में घुसे हैं, तो एक बहुत बड़ा
इज़राइल के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इज़राइल जैसे देश हो या अमेरिका जैसे देश हो, ये इन सब बातों को हल्के में नहीं लेते हैं। और यदि आप उनके एक नागरिक को मारते हैं तो वो 50 को मारते हैं, वो 100 को मारते हैं। 1972 में जर्मनी में ओलंपिक हो रहा था, इज़राइल के 11 खिलाड़ियों को फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन मार देते हैं। उसके बाद इज़राइल एक ऑपरेशन चलाता है, रायथ ऑफ गॉड, जिसके तहत चुन चुन के इन आतंकवादियों को मारा जाता है जो भी उससे एसोसिएटेड है। सभी 20 साल तक ये ऑपरेशन चलता है और सबका सफाया कर दिया जाता है। तो अब समझने वाली बात है कि जब इज़राइल में घुस के आप मार रहे हैं तब इज़राइल क्या ही करेगा। इस बार बचने की संभावना फिलिस्तीन की नहीं है। लेकिन समझना ये महत्वपूर्ण है कि क्या कारण है इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में जो निरंतर लड़ाई चलती रहती है। तो दरअसल जो वो पूरा एरिया है जहाँ भी इज़राइल है, जहाँ पे यहूदी लोग हैं, उस पे यहूदी लोग भी क्लेम करते हैं कि वो हम वहाँ पे पारंपरिक रूप से रह रहे हैं, और इस्लाम के मानने वाले लोग भी क्लेम करते हैं कि हम पारंपरिक रूप से रह रहे हैं। क्लेम में नहीं जाएंगे, लेकिन 1967 में इज़राइल और 6 मुस्लिम देशों के बीच युद्ध होता है। 6 मुस्लिम देश, और उसमें पाकिस्तान और लेबनान ने भी छोटी भूमिका निभाई थी, तो पूरा जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो 1967 में इज़राइल और 6 मुस्लिम देशों के बीच 6 दिन का युद्ध होता है, जिसमें इज़राइल इन सभी 6 देशों को हराने में सफल होता है, और ये जो पूरा एरिया है वो इज़राइल के अंडर में आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद इज़राइल जो है बड़ा दिल दिखाते हुए, और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं उसके तहत इन अरब्स को, या कह लीजिए मुसलमानों को, इज़राइल में रहने की अनुमति देता है। उनके लिए कुछ जगह बना देता है, जैसे कि गाजा स्ट्रिप, जो कि 365 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पे 20 लाख मुस्लिम रहते हैं, और वेस्ट बैंक में यहूदी भी रहते हैं और पैलेस्टीनियन भी, मतलब मुस्लिम भी रहते हैं। तो दोनों मिलके वेस्ट बैंक में रहते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये लोग अंदर ही अंदर रहते तो इज़राइल की भूमि पर ही हैं, लेकिन ये लोग विरोध करते हैं कि ये तो हमारी भूमि है, इज़राइल ने इल्लीगली यहाँ पर कब्जा कर लिया है, अवैध कब्जा कर लिया है। ठीक वही स्थिति जिस प्रकार कश्मीर की है भारत में, कि कश्मीर के कुछ अलगाववादी संगठन जिनको पाकिस्तान से भी सपोर्ट मिलता है, वो कहते हैं कि भारत ने अवैध कब्जा किया हुआ है। तो उसी प्रकार की मनोदशा वहाँ पे जो है, जो लोग गाजा स्ट्रिप या वेस्ट बैंक में जो मुस्लिम रहते हैं, वो कहते हैं कि इज़राइल ने कब्जा कर लिया है। और दूसरा बड़ा रीजन है अल-अक्सा मॉस्क, जिसके बारे में मैंने बताया कि ज्यूज के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, और इस्लाम में 3rd जो है होलीएस्ट प्लेस है। और ईसाइयों के लिए भी वो एक पवित्र जगह है। वो भी मानते हैं कि जो ईसा मसीह है उनका क्रूसिफिकेशन जो है उसी जगह पे हुआ था। तो तीनों को इस बात में लेके विवाद है। लेकिन अभी जो है वहाँ इज़राइल है, उन सब के बावजूद इज़राइल ने इन देशद्रोहियों को वहाँ पे रहने की अनुमति दी, और वही कारण है कि ये लोग लगातार विरोध करते हैं इज़राइल का। इज़राइल ने गाजा पट्टी को लेके तार भी बना रखा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इज़राइल चाहता तो उन सभी को हटा भी सकता था, सभी को भगा भी सकता था, बॉम्ब कर सकता था, लेकिन इज़राइल ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें रहने दिया। और वो लोग जो है उसी प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं जिस प्रकार के व्यवहार के लिए ये लोग पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जो भी इन्हें शरण देता है, सभी को ये बात पता है, चाहे कश्मीर में आप देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, या भारत में ही देख लीजिए कि भारत में जो कश्मीर का क्षेत्र है और भी बंगाल वगैरह के क्षेत्र हैं, किस प्रकार से लोग भारत में रह के ही एक तरह से स्लीपर सेल बने हुए हैं और भारत के अस्तित्व को खतरा लगातार पैदा किए हुए हैं। उसी प्रकार का एजेंडा जो है उनका वहाँ पे चलता है। लेकिन इस पूरे मामले में ये जो लड़ाई है केवल इजराइल और फिलिस्तीन की नहीं है। इसको यदि बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कई देशों के नाम सामने आ जाएंगे, और इसमें तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि ईरान का नाम है, ईरान इसके पीछे है। लेकिन मुझसे कहेंगे तो ईरान तो है ही, मैं तो कहूँगा चाइना भी इसके पीछे है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो दुश्मन है पूरे विश्व में वो है ईरान, क्योंकि सऊदी अरब एक सुन्नी देश है
और ईरान एक शिया देश है। दूसरी बात कि ऑयल को लेके, तेल को लेके भी दोनों में इकोनॉमिक कंपटीशन होता है। और मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कौन हो इस मामले में तो लोग सऊदी अरब को मानते हैं, लेकिन ईरान चाहता है कि वो भी लीडर बन जाए, इसलिए इन दोनों में पारंपरिक रूप से दुश्मनी है। सऊदी अरब और ईरान में पारंपरिक दुश्मनी है और इजराइल और ईरान में भी पारंपरिक दुश्मनी है। इजराइल भी और ईरान में भी लगातार दुश्मनी चलती रहती है। अब ईरान जो है वो अब इस स्थिति में आ गया है कि वो परमाणु बम बना पाए, न्यूक्लियर वेपन बनाने की स्थिति में ईरान अब है। ईरान बहुत पहले ही परमाणु बम बना लेता, लेकिन 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसके तहत ईरान पे जो सैंक्शंस लगाए थे, जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उसको हटा लिया जाता है। उसके बदले में ये कहा जाता है कि ईरान जो है परमाणु बम बना रहा है, जो परमाणु की दिशा में जा रहा है, उसको रोके, उसकी स्पीड स्लो करे और धीरे धीरे कम कर दे। 2015 में ये डील होती है, लेकिन 2016-17 में ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं अमेरिका के, और 2018 में ट्रंप जो है इस डील से अमेरिका को बाहर ले लेते हैं कि हम इसमें नहीं है। क्योंकि जब डील हुई थी तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ के जो 5 सिक्योरिटी मेंबर्स हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, वो थे और जर्मनी और ईरान के बीच में डील हुई थी। लेकिन अमेरिका ही जब बाहर निकल गया तो धीरे धीरे सभी देश बाहर निकल गए। ईरान पे फिर से सैंक्शंस लगा दिए गए, क्योंकि ट्रंप का कहना था कि आज नहीं तो कल ईरान तो परमाणु बम बना ही लेगा। लेकिन ये जो सैंक्शंस हटा लिए गए हैं, जो इन्हें मदद की जा रही है, वो मदद के बदले जो है ईरान दुनिया भर में आतंकवादी संगठनों का सहयोग कर रहा है, उनको बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार ये संगठन हमास है, हिजबुल्लाह है, इन सबको फंडिंग और पूरा सपोर्ट जो है ईरान का रहता है। और जब उस पर सैंक्शंस नहीं थे तो ईरान इन सभी कामों में लगा था। 2018 में ट्रंप इससे बाहर निकलते हैं। 2020 में अमेरिका जो है ईरान के सुप्रीम कमांडर कासिम सुलेमानी को एयर स्ट्राइक एक करता है, उसमें वो मारे जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं होती हैं, तो ईरान जो है फिर से बम बनाने में तेजी लाता है। कुछ स्लो हुआ था उसका, और ये जो पूरा डील हुआ था न्यूक्लियर डील, इजराइल भी इसके विरुद्ध में था कि भाई उसको क्यों आप सैंक्शंस हटा ले रहे हो, क्यों उसको पैसे दे रहे हो, क्यों सारा सपोर्ट उसे दे रहे हो, ये वो न्यूक्लियर बनाएगा तो हम तो वैसे ही उस पर स्ट्राइक करके समाप्त कर देंगे। तो इसी बात का डर ईरान को भी रहता है कि इजराइल कभी भी हमला कर सकता है उसके ऊपर, और इसलिए अब जो है इजराइल काफ़ी तेज़ी से न्यूक्लियर की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो सऊदी चाहता है कि यदि ईरान जो है परमाणु बम बना लेगा तो हमें भी एक परमाणु बम चाहिए, हमें भी बनाना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि सऊदी तब तक नहीं बना सकता जब तक अमेरिका उसको परमिशन ना दे दे, क्योंकि सऊदी का पूरा सुरक्षा जो है, आउटर सिक्योरिटी अमेरिका ही देखता है। अब अमेरिका की समस्या ये है कि सऊदी को यदि परमाणु बम बनाने देंगे तो सऊदी और इजराइल में भी थोड़ी बहुत समस्या है, क्योंकि 1967 का जो 6 दिन का युद्ध हुआ था उसमें इजराइल के विरुद्ध सऊदी अरब भी था। और सऊदी अरब जो कि मुस्लिम कंट्री है, अरब कंट्री है, तो कहीं ना कहीं भावनाएं जो है उसकी उससे जुड़ जाती है। इजराइल जो है चारों तरफ मुस्लिम देशों से घिरा हुआ देश है, तो इसीलिए अमेरिका चाहता है कि सऊदी जो है इजराइल के साथ शांति समझौता कर ले, जिसके तहत ये होगी कभी भी इजराइल पे हमला नहीं करेगा। तो ये जो डील है बस होने ही वाली है, इस पर काफ़ी बातचीत चल रही है, काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, ये डील होने वाली है। लेकिन यदि ये डील हो जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान होगा फिलिस्तीनियों को और ईरान को। सबसे बड़े लूज़र ये सामने निकल के आएंगे, क्योंककि इजराइल जो है और सऊदी अरब लगातार अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। ग्रीस अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, इजिप्ट भी कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। 1967 का युद्ध हुआ था तो इजिप्ट भी इजराइल के विरुद्ध ही लड़ा था। तो यदि ये सब पास आ जाएंगे तो सऊदी अरब का जो नेक्सस है, इजराइल का जो नेक्सस है, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ईरान कमज़ोर पड़ जाएगा पूरे क्षेत्र में, जो कि अभी सऊदी अरब को नेक टू नेक टक्कर दे रहा है। फिलिस्तीन भी कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि फिलिस्तीन जिस बल पे उछल रहा है कि मुस्लिम जो है उम्मा के नाम पे उसका सपोर्ट करें, तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इजराइल के साथी बन जाएंगे तो उम्मा चला जाएगा तेल लेने। तो इसलिए जो है अब क्या हुआ है, ईरान ने सपोर्ट किया है फिलिस्तीन को, उनको इनकरेज किया है, और उस इनकरेजमेंट के बल पे फिलिस्तीनियों ने इजराइल पे अटैक कर दिया है। अब उसके बदले में क्या होगा कि इजराइल जो है काउंटर अटैक करेगा, रिटेलिएट करेगा, और इजराइल का जो रिटेलिएशन है बहुत ज़बरदस्त होगा, उसको फिलिस्तीन झेल नहीं पाएगा। और जब इजराइल रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है
तो उसमें कई लोग मारे जाएंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे फिलिस्तीन को। फिर मीडिया पहुंचेगा, कतर का अल जजीरा जैसे मीडिया, वो इन सब चीज़ों के लिए पहले से तैयार होगा, पूरा वीडियो बनाएगा किस प्रकार से इजराइल जो है फिलिस्तीन के इनोसेंट मासूम लोगों को मार रहा है, रेजिडेंशियल इलाकों में बमबारी कर रहा है। फिर उसका पूरे विश्व में वीडियो प्रसारित होंगे, इमेजेस दिखाई जाएंगी। फिर उम्मा के नाम पे मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात होगी। ये कहा जाएगा कि इजराइल तो जो है नरसंहार कर रहा है। सऊदी अरब पे प्रेशर बनेगा कि वो मुस्लिम देशों का मसीहा बनता है, नेतृत्वकर्ता बनता है, तो वो इस प्रकार से जो इजराइल मुसलमानों को मार रहा है तो उसके साथ समझौता कैसे कर सकता है। तो पूरा प्रयास यही होगा कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच में जो समझौता होने वाला है वो टूट जाए। यही पूरा प्रयास जो है इस अटैक के पीछे है। लेकिन और थोड़ा डीप में जाएंगे तो इसमें चाइना भी आते हुए दिख सकता है आपको, क्योंकि अभी जो G20 की बैठक हुई थी भारत में, उसमें भारत ने अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया, जिसमें ये था कि मिडिल ईस्ट में भारत एक कॉरिडोर बनाएगा, जिसके तहत भारत की जो भी सामग्रियां हैं पूरे यूरोप के मार्केट में जाएंगी, यूरोप की सामग्रियां डायरेक्ट भारत तक आएंगी। इस प्रकार का कॉरिडोर बनाने की बात थी। दूसरी तरफ चाइना जो है अपना सिल्क रोड बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है। तो ये जो भारत ने कॉरिडोर की घोषणा की, ये उसके सिल्क बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सीधा सीधा टक्कर देती। और पिछले काफ़ी समय से देखने में आ रहा है कि ईरान और चाइना की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ रही हैं। रूस भी थोड़ा थोड़ा उधर जाता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि चाइना का भी टैसिट सपोर्ट ईरान को हो, ईरान का सपोर्ट फिलिस्तीन को है, फिलिस्तीन का सपोर्ट हमास को है, ईरान का सपोर्ट हिजबुल्लाह को है। तो ये पूरा एक समझेंगे तो ये पूरे कई सारे देश इसमें इन्वॉल्व है, पूरा पावर इक्वेशन इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका जो है रूस पे सैंक्शंस लगा रहा है यूक्रेन युद्ध को लेके, तो इधर भी रूस जो है सपोर्ट कर देगा ईरान को। फिर वो भी एक अमेरिका के अपोजिट में एक अपना धड़ा वो लोग भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग भी अपना पावर नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक इस पूरे मामले में इजराइल को भारत की तरफ से अनइक्विवोकल सपोर्ट दे दिया गया है। क्योंकि अभी तक जो है भारत की तरफ से यही होता था कि भाई लड़ाई रोको, फिलिस्तीन में भी लोग मारे जा रहे हैं, इजराइल में भी लोग मारे जा रहे हैं। पहले के जो प्रधानमंत्री होते थे वो इजराइल जाते थे तो फिलिस्तीन भी जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने जब वो इजराइल गए तो फिलिस्तीन नहीं गए। और उन्होंने अनइक्विवोकल सपोर्ट किया है इजराइल को, कहा है कि जो आतंकवादी घटना हुई है फिलिस्तीन के द्वारा वो रुकनी चाहिए, हम जो है इजराइल के साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट और मेजर बूस्टर है इजराइल के लिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि भारत जो है अब कोई एक सामान्य देश नहीं रह गया है, विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और भारत का किसी देश की तरफ एक तरफ झुकाव होना उसको बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टर देता है, बहुत ज़्यादा पावर देता है। आवश्यकता पड़ेगी तो भारत जो है इजराइल के लिए जो सहयोग बन पड़ेगा वो करेगा। क्योंकि पाकिस्तान आप देखिए हमेशा से ही फिलिस्तीन के समर्थक रहा है। 1967 में जो 6 देशों का वार 6 दिन के लिए हुआ था, उसमें पाकिस्तान तो यहाँ बैठा था, लेकिन यहाँ से भी इसने सपोर्ट किया था फिलिस्तीन को, और कुछ जो है मिलिट्री रूप से भी हेल्प किया था। भारत ने सपोर्ट किया है इजराइल को, फ्रांस का स्टेटमेंट आ गया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का स्टेटमेंट आ गया, अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ रहता है, और कई सारे यूरोपियन देशों का भी सपोर्ट आ गया। तो इससे समझ सकते हैं कि इजराइल को किसका सपोर्ट है और उधर किसका सपोर्ट है, वो कौन सा एक्सिस बन रहा है। तो यही आज का मेरा पूरा एनालिसिस है। आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।